हेलो एवरीवन। आज हम लोग पंचायती राज कंप्लीट कर देंगे। पंचायती राज अधिनियम जो है धारा 95 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा आज पंचायती राज अधिनियम। देखें पहले धारा 95 95 क्या कहती है। राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण की शक्ति। बहुत बड़ी धारा है, इसके दो पोर्शन हैं और दो पोर्शन से अनुमानित 3 प्रश्न आते हैं। एक पहले पोर्शन से आता है, दूसरा दूसरे पोर्शन से और एक परंतुक से आता है। 3 क्वेश्चन इस धारा से बनते हैं। धारा 95 से डिफरेंट तरह से पूछे जाते हैं। बताते हैं आपको किस तरह से आती है ये धारा 95। राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण की शक्ति। निरीक्षण की भी आ सकती है, नियंत्रण की भी आ सकती है शक्ति, तो आपको यही लिखना है। क्या कहता है ये अधिनियम की ये धारा क्या कह रही है, देखें। राज्य सरकार निम्नलिखित का निरीक्षण कर सकती है। राज्य सरकार जो है वो किस किस चीज का निरीक्षण कर सकती है, तो 7 बातें बताई गई हैं इसमें। देखें पहली बात, ग्राम पंचायत या किसी संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के स्वामित्व या उसके प्रयुक्त या उसके द्वारा प्रयुक्त या अध्यासित स्थावर संपत्ति। यहाँ पर एक शब्द आप बढ़ा लें, उसके द्वारा। यहाँ पर द्वारा शब्द छूट गया था। ग्राम मतलब अब देख ले पहला पॉइंट पूरा। ग्राम पंचायत या किसी संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के स्वामित्व या उसके द्वारा प्रयुक्त या अध्यासित स्थावर संपत्ति, इसका निरीक्षण कर सकती है। दूसरी बात, ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के निर्देशाधीन जारी निर्माण कार्य, अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसका निरीक्षण कर सकती है राज्य सरकार। तीसरी बात, ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के बही या लेखा, जो लेखा बही है या डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उन सब का निरीक्षण करने का अधिकार जो है, जो कि ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के दस्तावेज या वही है या लेखे हैं, उन सब का निरीक्षण कर सकती है राज्य सरकार। ये कहा गया तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के विरुद्ध जांच आरोपित कर सकती है। जांच अगर कोई बन रही है तो राज्य सरकार आरोपित करा सकती है, जांच को स्थापित करा सकती है, जांच कर सकती है। पांचवी बात देखें, ग्राम पंचायत संयुक्त समिति के लिए लिखित में पर्यवेक्षण दर्ज कर सकती है। पर्यवेक्षण का मतलब है सुपरविजन के लिए कोई लिखित में ऐसी काम कर सकती है कि जो ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या इससे संबंधित संस्थाएं हैं उनका जो कार्य हो रहा है उसको सुपरविजन किया जाए। ऐसा राज्य सरकार किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है। इसलिए छठा पॉइंट देखें, ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या न्याय पंचायत का विघटन यदि वे शक्ति के दुरुपयोग या कर्तव्य निर्वहन में विफल रहें या इसका बना रहना लोकहित में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छठा पॉइंट। पूछा जाता है कौन विघटित कर सकता है किसे, ग्राम पंचायत संयुक्त या न्याय संयुक्त समिति है, संयुक्त नहीं, संयुक्त समिति ये शब्द है, संयुक्त समिति, ये इस तरह से लगा दीजिए तो ये क्या होगा, संयुक्त समिति या न्याय पंचायत न्याय पंचायत का विघटन कर सकती है राज्य सरकार। कब कर सकती है, जब ये लोग क्या कर रहे हो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो या अपने कर्तव्यों का पालन प्रॉपर तरीके से ना कर रहे हो, या फिर राज्य सरकार को लगे कि ये जो संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत है, संयुक्त समिति है या न्याय पंचायत है, ये लोग क्या है, लोकहित में कार्य नहीं कर रहे हैं या लोकहित में इनका बना रहना सही नहीं है, तो राज्य सरकार इनको विघटित कर सकता है। सातवां पॉइंट एग्जैक्टली पूछा इस तरह से जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, धारा 95 की उपधारा 1 का जी पॉइंट क्या है, मतलब धारा 95 1G। तो सातवां, चूंकि सातवां नंबर जी पॉइंट पे आता है तो ये जी पॉइंट है उपधारा 1 का। ये सारे
जो थे, आपने देखा ये उपधारा 1 के पार्ट चल रहे थे, यहाँ से लेके ये सब एक उपधारा 1 चल रही थी। उपधारा 1 के ये सारे पॉइंट्स थे जिनका जी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने बताया कहाँ कहाँ से पहला प्रश्न यही आता है कि निरीक्षण कर सकती है। दूसरा पॉइंट आता है कि आप बताइए धारा 95(1) जी क्या है, या कहा जाता है कि राज्य सरकार जो है वो ग्राम प्रधान या उनको उसके ग्राम पंचायत के सदस्य या न्याय पंचायतों के सदस्य को किस आधार पर हटा सकती है। तो दूसरा प्रश्न ये है, देखें ये भी विस्तृत पॉइंट है, विस्तृत क्वेश्चन बनता है इसमें। देख लीजिए, धारा इसी का पार्ट है, धारा 95 का ही, क्योंकि धारा एक चल रही थी। 7वां पॉइंट, 7वां मतलब जी पॉइंट, तो 1G करके पूछी जाता है। देखें, राज्य सरकार प्रधान या उसके सदस्यों, कौन से सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनको कहा गया सदस्यों, या न्याय पंचायत के सरपंच, सहायक सरपंच या पंचों को निम्नलिखित में से किसी आधार पर हटा सकती है। ठीक, बड़ा इसमें गलतियां आ रही, सकता है लिख दिया, लिखा सकती है। क्या आधार है? पहला आधार देखें, बिना उचित कारण के 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। मतलब कोई सदस्य जो है, चाहे वो प्रधान हो या पंच हो, सरपंच हो, सहायक सरपंच हो, इनमें से कोई आदमी जो है अगर लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा है तो राज्य सरकार उसको क्या कर सकती है, उसके पद से हटा सकती है। दूसरी बात क्या है, कार्य करने से इनकार करना या कार्य करने से असमर्थ हो जाना। फिर समर्थ लिखा हुआ है, असमर्थ को, एक सेकेंड। कार्य करने से, अगर कोई इनमें से कोई व्यक्ति, उपर्युक्त जो व्यक्ति है वो कार्य करने से इनकार कर रहा है या कार्य करने से अपने असमर्थ हो गया है, तो क्या कर सकती है, राज्य सरकार उसको उसके पद से हटा देगी। तीसरी बात, शक्ति का दुरुपयोग या कर्तव्य के पालन से निरंतर विफलता या लोक हित में अवांछनीयता, अवांछनीयता मतलब होता है पब्लिक नहीं चाह रही है, तो कहने का मतलब है उपर्युक्त व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो, ग्राम पंचायत का सदस्य हो, पंच हो, सरपंच हो, सहायक सरपंच हो, कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है या कर्तव्यों को पालन करने में वो लगातार असफल रह रहा है, या पब्लिक को लग रहा है कि भाई ये आदमी इस पद के लायक नहीं है, अवांछनीय व्यक्ति है, वांछित नहीं है, पब्लिक द्वारा उसको चाहा नहीं जा रहा है, तो इस अवस्थाओं में राज्य सरकार क्या कर सकती है, उस व्यक्ति का पद समाप्त कर सकती है, उसको हटा सकती है। आगे चले हम लोग। अभी हम लोगों ने पिछले पेज पे 3 आधार देखे हैं जिन आधारों पर सदस्यों को हटाया जा रहा है, चाहे वो प्रधान हो, सदस्य हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, सहायक सरपंच हो, जो भी हो। चौथी बात है जिस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है वो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने की मिथ्या घोषणा के आधार पर आरक्षण का अनुचित लाभ लेना। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है, फिर भी उसने ऐसा सर्टिफिकेट लगाया है और उसका अनुचित लाभ उठाया है, तब भी राज्य सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है, हटा देगी, हटाने का अधिकार है। 5वीं बात, सरपंच या सहायक सरपंच का राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना। अगर कोई सहायक सरपंच है या सरपंच है, राजनीति में पूरी तरह से वो सक्रिय है, तो उसे भी राज्य सरकार हटा सकती है उसके पद से। छठी और आखिरी बात, धारा 5(a) के अधीन किसी निर्योग्यता के अधीन होना। अगर कोई व्यक्ति, चाहे प्रधान हो, सदस्य हो, या पंच, सरपंच, सहायक सरपंच, कुछ भी हो, वो इस अधिनियम की धारा 5(a) के अधीन निर्योग्य हो गया है, इस लायक नहीं है कि वो पद पर बना रहे, तो उसको पद से हटा सकती है राज्य सरकार। आगे अब इम्पोर्टेंट जो हमने कहा तीसरा पॉइंट, वो अब बनता है परंतु से। देखें, उपरोक्त आधारों में से किसी आधार पर संबंधित व्यक्ति को हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ये बात इम्पोर्टेंट है, यूं ही नहीं हटा दिया जाएगा, उसको
बाकायदा मौका मिलेगा वो अपनी सफाई दे, और जब राज्य सरकार को लगेगा वो अपनी सफाई देने में अक्षम रहा है या उसकी सफाई सही नहीं है तो उसको हटा देगी। अब परंतु को समझ लें, परंतु क्या कहता है। परंतु से ही एक केस लॉ भी बना है यहाँ पर, अभी हमने लास्ट में लिखा हुआ है, माला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 इलाहाबाद का केस है, ये परंतु से ही है। परंतु को समझे यहाँ, परंतु क्या है ये देखें। परंतु यदि प्रधान के विरुद्ध की गई शिकायत पर संचालित जांच में वो वित्तीय या अन्य अनियमितताओं का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो वो वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जब तक वो अंतिम जांच में आरोप मुक्त नहीं हो जाता। पहली बात उन्होंने कह दी, जैसे अभी हम लोग आगे चल के नगर पालिका अधिनियम पढ़ाएंगे, उसमें इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या कहा गया पहले ये समझ लें। यहाँ पर कहा गया कि हुआ क्या, शिकायत की गई किसी प्रधान के विरुद्ध और शिकायत में लगा कि ये सचमुच में प्रथम दृष्टया लग रहा है अपराधी है, दोषी है प्रधान, तो उसकी जो भी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां हैं वो छीन ली जाएंगी। कब तक, जब तक जांच चलती रहे, और जब जांच के दौरान शक्तियां उसकी निरस्त कर दी जाती हैं और आखिरी जांच तक, आखिरी पड़ाव में जब ये क्लियर हो जाए कि ये दोष मुक्त है, इसका कोई दोष नहीं है, इस पर आरोप गलत लगाए गए थे, तभी उसकी शक्तियों की बहाली होगी, अन्यथा वो अपनी शक्तियां नहीं पाएगा। अब होगा क्या, जब तक अपनी शक्तियां प्रयोग नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जब प्रधान को के विरुद्ध जांच चल रही है और उसको अपनी कार्रवाई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। अब आगे समझ ले, प्रयोग नहीं करेगा जब तक वो, ये हो गई, तब तक जब तक वो प्रयोग नहीं करेगा, उसके बाद है ये तब तक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग राज्य शासन द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में ग्राम पंचायत के 3 सदस्य होंगे। मतलब क्या होगा, 3 सदस्यों की एक समिति बनाती जाएगी जो कि उस वक्त जब प्रधान के खिलाफ जांच चल रही है तो प्रधान की सारी शक्तियों, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, वो ये समिति उसका कार्यभार संभाल लेगी। 2 पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है आपको। उपखंड 3 व 4 में हटाया गया व्यक्ति किसी पद पर अगले 5 वर्ष तक पुनः निर्वाचित होने के योग्य ना होगा। कहने का मतलब है, जिसने इस खंड के, इस धारा के खंड 3 और 4, जैसे 3 में था वो, 4 में था अनुसूचित जाति का, वो उसने प्रमाण पत्र ले लिया, 3 पिछले पेज पर हमने पढ़ाई थी, इनके आधार पर अगर वो अपने पद से हटाया गया है तो अगले 5 वर्ष तक वो निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा। मगर राज्य सरकार चाहे तो उसकी ये जो म्याद है, इसकी जो अवधि है 5 वर्ष, वो कम कर सकती है या हटा सकती है, उसको निर्वाचित होने का अवसर दे सकती है, उसको इलेक्शन लड़ने का मौका दे सकती है। फिर अगली एक पॉइंट और बताया, राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है। मतलब राज्य सरकार जो निर्णय देती है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उसका निर्णय अंतिम होगा राज्य सरकार का। अब इसमें हमने बताया था निर्णय एक दिया गया, 2019 का केस है, माला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 इलाहाबाद। इसमें सिर्फ आप 2 लाइनें याद रख लीजिए। प्रधान, हमने लिखी है नीचे, प्रधान पद की समाप्ति के पश्चात भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई अपोषणीय नहीं हो जाती। इसमें हुआ क्या था एग्जैक्टली, जो ये माला देवी थी, इन पे जब कार्रवाई शुरू की गई थी तो ये प्रधान थी, और कार्रवाई खत्म होते होते या चलते कार्रवाई के दौरान ही ये उन्होंने ये प्रधान पद इनका समाप्त हो गया, तो ये बाद में कहने लगी कि अब हम तो प्रधान ही नहीं रहे, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। तो इसके जवाब में ये कहा कोर्ट ने कि भाई प्रधान नहीं रही, मगर जो अनियमितताएं आपने की हैं प्रधान पद के दौरान, उन अनियमितताओं से आप बचाव नहीं पा सकती, क्योंकि उस वक्त आप प्रधान थी और प्रधान न रहने पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी, ये कहा है इस केस में। ध्यान रख लीजिएगा। पॉज करके चाहे तो अपने वर्ड्स में आप 2 लाइनें और भी लिख सकते हैं, वरना ये 2 लाइनें याद रखेंगे तो इससे पूरा मैटर आप एग्जाम हॉल में 2 की 4-5 लाइनें लिख देंगे, जो कि पर्याप्त होंगी। अगले पेज पे चले हम लोग।
अभी हमने आपको धारा 95 पढ़ाई, मगर इस पे एक धारा छूटी हुई रह गई 89। ये भी कभी कभार पूछी जाती है, क्योंकि ये पिछला हम इसके जिक्र कर चुके हैं धारा 12C में। फिर भी इसके कुछ बात है जो आपको याद रखना है, देख लें। पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 क्या कह रही है? 79 नहीं, 89 ये बताती है। 89 धारा बताती है पुनरीक्षण, पुनरीक्षण के बारे में धारा बताती है 89। देखें क्या है। आपराधिक या सिविल मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ या तो स्वयं प्रेरणा से या किसी पक्ष द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर जो उस दिनांक से जिससे उसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या आदेश की जानकारी होने के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दिया गया हो, किसी ऐसे वाद या अभिलेख की मांग कर सकता है जो न्याय पंचायत द्वारा निर्णीत हुआ हो। बताया क्या गया कि कोई भी, चाहे वो सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि न्याय पंचायत ने प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं किया है, तो वो क्या कर सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ के पास स्वयं प्रेरणा से, मुंसिफ खुद भी चाहे तो स्वयं प्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर आदेश के 60 दिन के भीतर या उस पर परिवाद किया गया है उसके 60 दिन के भीतर क्या कर सकता है, पुनरीक्षण की मांग कर सकता है। वो जा सकता है मुंसिफ के पास या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास कि भाई न्याय पंचायत के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है, इसका पुनरीक्षण किया जाए। तो क्या करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका पुनरीक्षण करेगा। और क्योंकि हम पुनरीक्षण के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, देखें आगे हमने लाइन लिख दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को या मुंसिफ मजिस्ट्रेट को वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम की धारा 12C6 में बताई गई है। मतलब 12C 12 की .6 में बताई गई है पुनरीक्षण की शक्तियां, हमने पढ़ाई है पीछे आपको। और उनका प्रयोग करेगा, मतलब जब मुंसिफ के पास मामला आएगा पुनरीक्षण के लिए या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मामला आएगा, तो वो पुनरीक्षण में क्या करेगा, या तो उस जो न्याय पंचायत का फैसला है वो बरकरार रखेगा या बदल सकेगा। ये सब हमने बताया पुनरीक्षण की शक्तियों में आपको। पीछे से आप टैली कर लें, अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूरा लिख दें, आप नहीं आ रहा है तो इतना लिखें। ये होती है मतलब ये पूछा जाता है पुनरीक्षण जो है न्याय पंचायत का कौन करता है, ये HGS में प्रश्न आ चुका है। तो न्याय पंचायत का पुनरीक्षण करने की शक्ति जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट को है या मुंसिफ को है। फिर आप आ जाइए धारा 112, जो कि इस अधिनियम की आखिरी धारा है, आखिरी इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 112 कहती है उपविधियां बनाने की ग्राम पंचायत की शक्ति। ग्राम पंचायत जो है कौन कौन सी उपविधियां, विधियां नहीं है, उपविधियां बना सकती है, ये बताया गया धारा 112। समझ ले पहली बात। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों के और नियत प्राधिकारी द्वारा बनाई गई उपविधियां यदि कोई हो के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत निम्न के लिए उपविधियां बना सकती है। बहुत सीमित शक्ति है ग्राम पंचायत के पास उपविधियां बनाने की। क्या कि पहले तो इस अधिनियम को फॉलो करेगी, उसके अलावा कोई प्राधिकारी है उसने अगर उपविधि बनाई है तो उसके अधीन रहेगी और फिर जाके उपविधि बना सकती है। और कौन कौन किन क्षेत्रों में बना सकती है ये बताई गई है नीचे बातें। पहली बात क्या है जिसपे वो उपविधि बना सकती है, पीने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्रोत को हटाने या उसके उपयोग का प्रतिषेध करना जिससे स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होने की संभावना है। अगर राज्य सरकार को न्याय पंचायत को लगता है कि कोई पानी का ऐसा स्रोत है जो दूषित है या जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको प्रतिषेध कर देगी, मना कर देगी उसके उपयोग के लिए, और ऐसी उपविधि बना सकेगी कि इस पानी के स्रोत का उपयोग ना किया जाए। दूसरी बात, किसी नाली, सार्वजनिक सड़क, नदी, पोखर, तालाब आदि के जल का निस्तारण का प्रतिषेध या विनियमित करना।
कोई ऐसी उपविधि बना सकती है कि सार्वजनिक सड़क है या नाली है या पोखर का पानी जो है वो कहाँ पर निस्तारित किया जाएगा, या फिर उसका विनिमय कर सकती है, नियम बना सकती है कि आप लोग यहाँ इसका पानी को निस्तारित करें। तीसरी बात क्या कर सकती है, किस बात पर उपविधि बना सकती है ग्राम पंचायत? सार्वजनिक सड़कों तथा ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति से बचाना। ऐसी कोई उपविधि बना सकती है जो सार्वजनिक सड़कों और ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति से संबंधित है, उसकी क्षति को रोकने के लिए ऐसी उपविधि बना सकती है ग्राम पंचायत। आगे चले हम लोग चौथा पॉइंट कहता है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्वच्छता सफाई को विनियमित करना। जो सफाई से संबंधित कार्य हैं उनको विनियमित करेगी, नियमित करेगी, नियम बनाएगी कौन? ग्राम पंचायत। पांचवी बात है दुकानदारों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग को विनियमित करना। जो दुकानदार हैं जो या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक जगहों पर दुकानें लगाते हैं या स्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको विनियमित करने के लिए उपविधि बना सकती है ग्राम पंचायत। छठी बात, उस रीति को विनियमित करना जिसके अंतर्गत पोखर, चरागाह, खेल के मैदान आदि प्रयुक्त किए जाएंगे। उस तरह से विनियमित कर सकती है, नियम बना सकती है कि जो ग्राम पंचायत के स्थान है जो चरागाह के लिए है या खेल के इसलिए रखे गए हैं या पोखर के लिए है, तो उनको किस तरह से प्रयोग किया जाए ये नियम बना सकती है, उपविधि बना सकती है इस पर ग्राम पंचायत। आखिरी बात, ग्राम पंचायत के किन्हीं ऐसे अन्य व्यक्तियों को या कृत्यों को विनियमित करना जैसा कि नियत प्राधिकारी द्वारा निर्देश किया जाए। राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, उसके निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत कार्य करते हुए वो सारे कार्य संपन्न कराएगी जैसा कि निर्देश प्राधिकारी दे रहा है या देगा समय समय पर। ये हो गई उपधारा 112 धारा 112 की। अब उपधारा 2 क्या कहती है, इससे भी प्रश्न बनता है। एक धारा 2 कहती है ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई उपविधियों का प्रारूप नियत रूप से प्रकाशित किया जाएगा। उसके संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार किया जाएगा और तत्पश्चात ऐसी उपविधियां नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। नियत प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति उपविधियां नियत रीत से प्रकाशित किए जाने पर प्रवृत्त होंगी। ये एक प्रोसीजर होता है कोई भी विधि या उपविधि बनाने का, जो कि हम आपको आगे जो नगर विकास अधिनियम उसमें बताएंगे विस्तृत। यह हर जगह यही नियम होता है, इसी तरह से बनते हैं नियम या उपनियम या विधि या उपविधियां। कि होता क्या है, पहले क्या करेगी न्याय पंचायत एक प्रारूप में प्रकाशित करेगी कि हम ये उपविधि बनाने चाह रहे हैं। उसके बाद वहाँ के जो लोग होंगे उनसे आपत्तियां लेगी। उसके बाद उन आपत्तियों का बैठक में विचार किया जाता है। उस बैठक के विचार के पश्चात वो सारी आपत्तियों के साथ और जो ग्राम पंचायत ने मैटर तैयार किया है वो प्राधिकारी के पास पहुंचता है। प्राधिकारी उसमें अगर कोई संशोधन करना चाहे या कोई चीज़ घटाना बढ़ाना चाहे तो वो कर सकता है। उसके बाद वो प्राधिकारी क्या करेगा, उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रकाशित करता है। और जैसे ही कोई चीज़ प्रकाशित हो जाती है सरकारी गजट में या कहीं पर, तो प्रकाशन की तारीख से ही या उसमें कोई अलग से तारीख दी गई हो तो उस तारीख से वो विधि या उपविधि जो होती है वो प्रवृत्त हो जाती है, लागू हो जाती है। यही तरीका होता है। तो कभी कभार इसके रीति पूछ लेते हैं तो ये दूसरा प्रश्न बन जाता है कि उपविधियां या विधियां बनाने की रीति क्या है, ये समझाइए आप। तो आपको सिर्फ ये उपधारा 2 लिखना है। अब इसमें आगे आपको एक प्रतिबंध है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कभी कभी प्रतिबंध से लेकर प्रश्न बनता है और आपको पीछे की तक की हिस्ट्री बताना होती है। जिस तरह के नंबर का प्रश्न हो उस तरह से आपको लिखना होता है। ये वहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा, इसीलिए आप लोगों को जज बनाया जा रहा है कि आप डिसीजन ले सके कि आपको कितना कहाँ पर कैसे लिखना है।
अभी प्रतिबंध हम टोटल मैटर पढ़ा रहे हैं आपको, प्रश्न के हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे। प्रतिबंध क्या है देखें। प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार इस प्रकार स्वीकृत किन्हीं उपविधियों को किसी भी समय विखंडित या परिष्कृत कर सकती है। राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि जो उपविधियां ग्राम पंचायत ने बनाई हैं उनको किसी भी समय विखंडित कर दे, खत्म कर दे या परिष्कृत कर दे। परिष्कृत मतलब प्यूरिफाई कर दे, उनमें संशोधन या उनका नवीनीकरण या उनमें जो भी समय के साथ जो राज्य सरकार को लगे उसको करेक्ट करके, परिशोधित करके, परिष्कृत करके लागू करा सकती है राज्य सरकार। ये प्रतिबंध है। जो उपविधियां ग्राम पंचायत ने बनाई हैं उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत द्वारा जो उपविधियां बनाई गई हैं उस पर ये प्रतिबंध है, क्योंकि ग्राम पंचायत एक छोटी यूनिट है जो कि राज्य सरकार और प्राधिकारियों के अधीन है, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए हैं। अब इसमें हमने अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9450770672। इस नंबर पर हमने एक ग्रुप बना दिया है, जो क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का 2 महीना बचा है, 2 महीने से भी अब कम समय बचा है। अब आपको क्या होगा, हल्के हल्के टेंशन बढ़ रहा है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, तो आप लोग डिसीजन लेने में असमर्थ होने लगते हैं। आपको कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो इसलिए हमने ये ग्रुप बनाया है जिसमें आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, किस तरह से आप ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। और इसकी हमने फ़ीस बहुत नॉमिनल 500 रुपये रखी है। 500 रुपये आप दे कर रजिस्टर हो जाए। इसमें हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, आगे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और जजमेंट राइटिंग वो सब सिखाएंगे। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेंगे उनकी ये फ़ीस रिफंडेबल है, उनके लिए उनको ये फ़ीस हम वापस कर देंगे। फ़ीस का कोई मसला नहीं है, मसला है सिर्फ कि आप तैयारी करें, हमसे कम्युनिकेट करें। कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास आएँ और पढ़ाई करें। अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं है। 1 से लेकर 100 दिन तक हम सारे आपको वीडियो दे रहे हैं जिसमें पूरा मेंस का सिलेबस दे रहे हैं। और पूरे मेंस के सिलेबस जो UPPCSJ और HJS दोनों का ही मेंस का सिलेबस है ये। इस पूरे सिलेबस में लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जब आप वीडियो चलाते हैं तो लिख के आता है मोर, उसको टच करेंगे। हर वीडियो के साथ आपको हमने ये हैंड रिटन PDF दे रखा है, नोट्स दे रखे हैं PDF के फॉर्म में। इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो देखते वक्त ये नोट्स अपने हाथ में रखिए। जब आपके हाथ में नोट्स होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैटर पूरी चीज़ समझ में आएगी। फिर भी ना आए तो आप हमारे साथ कमेंट करके या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कांटेक्ट पर रह सकते हैं। अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कराते हैं तो आप डायरेक्ट हमारा चैनल डालें @law classes by फिरोज सर। जब ये आप डालेंगे तो आप हम तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगी आपको। रजिस्टर कराते हैं तो सही, नहीं कराते हैं कोई बात नहीं। बार बार वीडियो देखिए, आप बार बार मैटर को पढ़िए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।